इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत क्या है? सुरक्षा, है ना? जब हम अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं, उस पर ताला लगाते हैं, तो एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक तसल्ली मिलती है कि चलो, बाहर की दुनिया का हर खतरा अब उस चौखट के पार ही रह गया है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, क्या हो अगर वो खतरा बाहर से आ ही ना रहा हो? क्या हो अगर वो खौफ उन्हीं दीवारों के भीतर, उसी ज़मीन में पहले से मौजूद हो, जिस पर वो घर बना है? आज 17 मई 2026 को हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने एक पूरे समुदाय के मनोवैज्ञानिक ढांचे को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। चलिए इस कहानी की शुरुआत सीधे एक ऐसे गवाह से करते हैं जो कोई आम इंसान नहीं है। ये विष्णु नाम के एक भारतीय सैनिक हैं, मतलब एक फौजी जिसकी पूरी ट्रेनिंग ही डर पर काबू पाने और सरहदों पर मौत का सामना करने के लिए होती है। और वो खुद ये मान रहे हैं कि इस घटना को टाइप करते समय उनके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि खुद को शांत करने के लिए उन्हें लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ रहा था। ये बात साफ दर्शाती है कि उस रिहायशी सोसाइटी में जो भी हुआ ना, वो कोई सामान्य तनाव या वहम बिल्कुल नहीं था। वो एक ऐसा खौफ था जिसने एक मजबूत सैनिक की मेंटल कंडीशनिंग को भी पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात 2014 की है, जब सूरत की इस सोसाइटी में गर्मी से बचने के लिए लोग अक्सर अपनी छतों पर सोया करते थे। और ये टाइमलाइन बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे ये मामला सिर्फ एक बुरे सपने से शुरू होकर एक सामूहिक खौफ में बदल गया। पहले ही दिन विष्णु के चचेरे भाई मिथुन को ऐसा लगा जैसे किसी भारी साये ने उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोंटने की कोशिश की हो। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ठीक 4 दिन बाद आरती नाम की एक महिला की बेटियों के साथ भी घर के अंदर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर दूसरे हफ्ते तक तो सामने रहने वाले एक मराठी परिवार की बेटियों ने रात के अंधेरे में एक परछाई को छत से नीचे कूदते हुए साफ साफ देखा। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में लोगों ने इसे हैंडल कैसे किया। हमारा इंसानी दिमाग ना हमेशा लॉजिक ढूंढता है। जब भी कुछ समझ से परे होता है तो हम उसे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस होगा या फिर दिन भर की थकान का कोई असर। विष्णु और उसके परिवार ने भी बिल्कुल यही सोचा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जब अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पर, और वो भी पूरी तरह से जागते हुए, ऐसी खौफनाक परछाइयां दिखने लगे और भौतिक रूप से हमले होने लगे, तो विज्ञान और तर्क के सारे बचाव ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। अब ये कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस या भ्रम नहीं रह गया था, ये एक जीता जागता दुस्वप्न बन चुका था। और ये अनदेखा खौफ घरों की सबसे सुरक्षित और निजी जगहों में कैसे घुसपैठ कर चुका था, ये तो सच में डरा देता है। सोचिए, बाहर से बंद किए गए भारी लोहे के गेट रातों रात अपने आप बहुत जोर से जाम हो जाते। किसी ने अपने बाथरूम की दीवार पर एक आदमी को मकड़ी की तरह रेंगते हुए देखा। और सबसे खौफनाक मंजर तो तब था जब एक महिला को अपनी ही रसोई में एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें ही नहीं थी। कमरों का तापमान अचानक से बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था। ये सब साबित करता है कि ताले और दरवाजे उस ताकत को रोकने में पूरी तरह से बेअसर थे। तो जब तर्क और विज्ञान में काम करना बंद कर दिया तो जाहिर है लोगों ने आध्यात्म और तांत्रिकों का सहारा लिया। लेकिन सच कहूं तो ये कदम एक ऐसी एंटीबायोटिक की तरह साबित हुआ जिसने वायरस को खत्म करने के बजाय उसे और अधिक खतरनाक बना दिया। पहले परिवार ने एक रिश्तेदार को बुलाया जो तंत्र विद्या सीख रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद उस लाल साड़ी वाली औरत को 3 मंजिल ऊपर हवा में तैरते हुए देखा। इसके बाद 40 किलोमीटर दूर से एक बड़े विशेषज्ञ गुरु रविकांत को बुलाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, गुरु रविकांत के सूरत पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक अचानक हुए भीषण सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। बाहरी मदद बुलाने से वो अदृश्य शक्ति शांत होने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। और इस शक्ति की पहुंच कितनी व्यापक थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। गुरु रविकांत की मौत से ठीक पहले किम शहर के एक होटल में रुके विष्णु के चाचा के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। ये जगह वहां से 40 किलोमीटर दूर थी। बाहर से एक 30 साल की महिला की बहुत ही मधुर आवाज आई, जो कह रही थी कि उसे गुरु रविकांत ने भेजा है, जबकि गुरुजी ने तो किसी को भेजा ही नहीं था। जब चाचा ने बाहर झांका तो उन्होंने साफ देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। ये वाकया पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि ये कोई लोकल मतिभ्रम नहीं था, बल्कि एक बेहद बुद्धिमान, संगठित और क्रूर शक्ति थी जो इतनी दूर तक पीछा कर सकती थी। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, मासूम शिकार, किसी को नहीं बख्शा गया। हम अक्सर सुनते हैं ना कि पारलौकिक शक्तियां या साये बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन यहाँ ये भ्रम भी बुरी तरह टूट जाता है। गोलू नाम का एक 5 साल का मासूम बच्चा जो एक रात नींद में चलते हुए बाहर आ गया था, और बाहर उसने क्या देखा,
वही लाल साड़ी वाली औरत जो बिना आंखों के उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसे अपने साथ चलने को कह रही थी। उसे एक भयानक रात के बाद उस छोटे से गोलू का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा हमेशा के लिए तबाह हो गया। आज भी वो बस शून्य में घूरते हुए एक ही बात दोहराता है कि उसे उस आंटी के पास जाना है। उस ताकत के अंदर कोई रहम या संवेदनशीलता नहीं थी। अब एक और बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आइडेंटिटी डिस्प्लेसमेंट यानी पहचान का विस्थापन। सरोज नाम की एक युवा मराठी लड़की का सामना रात के करीब 2:30 बजे एक अंधेरी सड़क पर उस साए से हुआ और उसके बाद सरोज पूरी तरह से बदल गई। वो दावा करने लगी कि वो अपने परिवार की है ही नहीं बल्कि वो उस औरत की है। उसने बहुत अजीबोगरीब व्यवहार अपना लिया, जैसे बहुत तेज परफ्यूम लगाना जो पुरानी मान्यताओं में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, और अंततः रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। और उस वक्त उसने वही लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो अपना वजूद खो चुकी थी और उस बचे हुए आघात ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। तो जब विज्ञान हार गया, जब ताले और दरवाजे बेअसर साबित हुए और जब तंत्र मंत्र करने वालों की भी जान चली गई, तो दहशत में घर छोड़कर भागते हुए लोगों के सामने सिर्फ एक ही सवाल खड़ा था। आखिर इस जमीन के नीचे ऐसा क्या दफन था? जब वर्तमान में जवाब नहीं मिलता तो हमें मजबूरन इतिहास के पन्नों को पलटना ही पड़ता है। और इस खौफनाक रहस्य पर से पर्दा उठाया उस इलाके में पिछले 30 सालों से रह रहे एक पुराने पुजारी ने। उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। ये खूबसूरत सी रिहायशी सोसाइटी जिसके ऊपर ये घर बने थे, वो दरअसल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी एक सामूहिक कब्रगाह के ठीक ऊपर बनी थी। ये एक ऐसा खुलासा था जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक भूतिया कहानी से निकालकर एक बहुत ही क्रूर और दर्दनाक ऐतिहासिक वास्तविकता से जोड़ देता है। और ये हमें ले जाता है हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, 2002 का खूनी इतिहास। 2002 की हिंसा के तथ्य अपने आप में बहुत भयावह हैं। हम यहाँ किसी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष ऐतिहासिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं। 28 फरवरी 2002 को हुए गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार जैसे मामलों में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस विशिष्ट घटना में पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की जान गई थी। और बाद में 2016 में स्पेशल एसआईटी कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी व्यापक हिंसा के दौरान कई इलाकों में जो सामूहिक दर्द और आघात पैदा हुआ, उसी की एक बेहद भयानक झलक सूरत की इस विशिष्ट जमीन पर देखने को मिली थी। अब उस बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी को अगर हम सूरत की इस पर्टिकुलर जमीन से जोड़कर देखें, तो पुजारी के अनुसार यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। एक नया शादीशुदा जोड़ा यहाँ रहने आया था, जिसे दंगाइयों की एक भीड़ ने अपना निशाना बनाया। पति की उसके घर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई और उस युवा दुल्हन के साथ अत्यधिक क्रूरता करके उसे जिंदा जला दिया गया। कई लोगों का मानना है कि वो लाल साड़ी वाली औरत शायद वही दुल्हन थी। वो भयानक दर्द, वो बेबसी कभी शांत नहीं हुई। वो अनसुलझा सामूहिक आघात उस जमीन की मिट्टी और हवा में हमेशा के लिए रिस कर बस गया। और बिल्कुल यहीं पर हम आज के इस एक्सप्लेनर की सबसे मुख्य अवधारणा यानी जियोग्राफिकल ट्रॉमा या भौगोलिक आघात तक पहुंचते हैं। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा विषय है। ये बताता है कि कोई भी जगह सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट से नहीं बनती। जब किसी स्थान पर अत्यधिक हिंसा होती है तो वो हिंसक अतीत उस भौतिक स्थान और भविष्य में वहां रहने वाले लोगों की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट खौफनाक छाप छोड़ देता है। ये कोई सिंपल भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अत्यधिक हिंसा कैसे पृथ्वी और वहां की मिट्टी को हमेशा हमेशा के लिए घायल कर देती है। इस जियोग्राफिकल ट्रॉमा की असली ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे किसी भी कर्मकांड या पूजा से मिटाया नहीं जा सका। जब निवासियों ने इस जमीन के शुद्धिकरण की आखिरी कोशिश के लिए एक बेहद शक्तिशाली गुरु को बुलाया, तो नतीजा और भी भयानक रहा। वो गुरुजी सम्मोहित होकर एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे चले गए। इस घटना ने एक तरह से मोहर लगा दी कि वो जमीन हमेशा के लिए अभिशप्त हो चुकी थी और उस ऐतिहासिक आघात की ताकत किसी भी इंसान के समाधान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, कितनी भी ऊंची और सेफ इमारतें बना ले, लेकिन क्या हमारे इन आधुनिक घरों की मजबूत नींव चुपचाप अतीत के उन घावों पर बनी है जो कभी भरे ही नहीं? जब हम रात को अपने घर का मजबूत ताला लगाते हैं, तो क्या वो ताला उस काले इतिहास को रोक सकता है
जो पहले से ही हमारे फर्श के नीचे दफन है? अगली बार जब आप अपने घर का दरवाजा बंद करेंगे तो यह सवाल आपके जहन में जरूर आएगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।